Hello, viewer. I hope all of you happily staying at your home during the lockdown time. And here today in this video, I'm gonna forwarding the health education topic, and here we discuss some first aid technique and the first aid technique. What are the first aid technique provided by us during the emergency condition? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत ही आबादी पाए जाते हैं और लगभग 2 नंबर पे टिका हुआ है इंडिया चाइना के बाद। और हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो या घर में हो गया, रोड पे हो गया, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। तो उस दौरान हमें कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अगर अगर आपने देखा कि ये कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया है उसका, तो कैसे आप उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, वो होता है फर्स्ट एड। तो सिंपली द फर्स्ट एड इज़ द इनिशियल हेल्प और केयर गिवन टू ए पर्सन हु इज सडनली सिक और इंजर्ड ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और एनी एल्स, and it is the care given as soon as possible after an accident or illness prior to the arrival of expert medical help. So first aid is very much essential during the severe case. तो जो फर्स्ट एडर है उसका तो पहले 3 एम होना चाहिए, और उनका जो फर्स्ट एडर का जो एम है उसे 3 P में डिवाइड किया गया है। एक है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फॉर ओर्सनिंग एंड प्रोमोट द रिकवरी। तो ये एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है प्रिजर्व लाइफ, तो हमें ये एमरजेंसी के दौरान हमें अपना सांस पे कंट्रोल रखना है, और हमें जो पेशेंट है उसका हेल्थ के ऊपर भी निगरानी रखना है। खुद को भी किसी भी डेंजर में हमें इन्वॉल्व करना नहीं है, किसी भी लोगों को भी इन्वॉल्व करना नहीं है। अगर जो एक्सीडेंट है या कुछ इंजर्ड है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उसमें हम टाइम पास ना करके तुरंत हम प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहिए उसे, और हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। और फर्स्ट एडर का दूसरा जो टेक्निक होना चाहिए which हैव्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द वर्सनिंग द कंडीशंस, मीन्स फर्स्ट एडर जो है वो जो इंजर्ड हुआ है उसे और ज़्यादा मतलब खतरा उससे ना हो पेशेंट को, वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर उसे एक्सीडेंट हो गया हो और उसमें बहुत ज़्यादा घाव आ गया हो, तो उसे हम हॉस्पिटल ले जाने से पहले ड्रेसिंग कर सकते हैं। घाव को ड्रेसिंग कर सकते हैं कॉटन स्वैब की मदद से। एंड तीसरा जो स्टेप कर सकते हैं प्रोमोट रिकवरी, मीन्स हमें उसे कैसे उस हार्मफुल कंडीशन से कैसे उसे जल्द रिकवरी करा सकते हैं, वो हमारा थर्ड स्टेप होना चाहिए, जो कि बहुत ही इमरजेंसी भी है। जैसे कि हम उसका जो जिस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ है उसे मॉनिटर एयरवे करा सकते हैं, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स मॉनिटर एयरवे मीन्स भीड़ भाड़ को हम हटा सकते हैं, उसे प्योर ऑक्सीजन, उसे मतलब खुली हवा उसे मिल सके, इसलिए हम भीड़ भाड़ लोगों को उस एरिया से हम खाली कर सकते हैं और उसे इनिशियल स्टेप दे सकते हैं, और मेडिकल इमरजेंसी नंबर डायल करके हम उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ रूल है जो कि एक फर्स्ट एडर को करना चाहिए। वो प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेंजर टू पेशेंट, देन आइडेंटिफाई द इलनेस और इंजरी, दैट डिसाइड ऑन प्रायोरिटीज ऑफ केयर, and then ensure dignity of the patient, then transportation as appropriate, then they have to communicate with the patient with a good skill, then make a proper documentation which helps for the physician to during the treatment of that patient. And first we know about the first aid, how first aid technique is adapted for the shock. शॉक में क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो डिफरेंट ऑर्गन में, वाइटल ऑर्गन में हमारे बॉडी के पहुंच नहीं पाता, जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, एंड उसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और हमारी जान के लिए भी ये खतरा हो सकता है। जैसे कि करंट शॉक हो गया तो हमें कैसे झंझनाहट सा फील होता है, वैसे ही यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है एसेंशियल वाइटल ऑर्गन को यहाँ पे बंद हो जाता है। और इनिशियल स्टेप हम दे के जितना जल्दी हो सके हम मेडिकल इमरजेंसी नंबर को डायल करके पेशेंट के और विक्टिम को हम हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो कुछ कॉज है जो शॉक करा सकता है, जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग, सीवियर बर्न, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक,
head and spinal injuries, and severe allergic reaction, dehydration, electrocution, then serious infections, extreme emotional reactions. These are the some causative factor which cause the shock. तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ शॉक हैं, जैसे कि हाइपोवोलेमिक मीन्स यहाँ पे जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है वहाँ पे भी शॉक फील होता है, और हार्ट की फंक्शन जो है अगर इरेगुलर हो गया, कार्डियोजेनिक डिजीज हो गया तो भी हमें शॉक हो सकता है। देन नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया तो भी हमें शॉक हो सकता है। देन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी हमें शॉक हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक मीन्स सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। देन व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम इन शॉक। तो पहले जो है जिस पेशेंट को और जिस विक्टिम में शॉक हुआ है उसे पहले एंजाइटी होगा। एंजाइटी मीन्स वो मतलब डरा हुआ होगा। उसके बाद रेस्टलेसनेस फील करेगा, वो फियर फील करेगा। देन इंक्रीज ब्रीदिंग, देन हार्ट रेट, and then in second stage the mental status continue to deteriorate, means the mental status is not balanced. Then the breathing becomes rapid and swallow, and heartbeat rapids. Then skin color becomes pale and cool, and then last one is nausea and thirst occurs. And in last is the patient or victim becomes unresponsive, means they may be unconsciousness, and respiratory and cardiac arrest are also occurs, and if the respiratory and cardiac arrest is occurs, it may be lethal for that victims. So during these conditions we have to call the medical emergency, we have to dial the medical emergency number as soon as possible. So first we know about the what are the first aid step we have to adopt during the shock. तो पहले हमें विक्टिम का रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो नहीं है, और उसका ब्रीदिंग कंडीशन कैसा है, और उसे बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। एंड कुछ नेसेसरी स्टेप भी हम कर सकते हैं उसे फर्दर इंजरी से बचाने के लिए। लेकिन इससे पहले हम जितना जल्दी हो सके हम इमरजेंसी नंबर को डायल कर सकते हैं, और प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसी उसे सब देने के लिए मेडिकल इमरजेंसी नंबर को डायल करके उसे हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। देन उस टाइम के दौरान हम पेशेंट जो है उसको मतलब पीठ के सहारे उसे लेटा देना है, और मतलब उसका जो पैर है उसे ऊपर की तरफ रखना है। मीन्स सिंपली हम कुछ टेबल वेबल ऐसा कुछ में उसका पैर रख देंगे, और पीठ केवल उसे नीचे सोने के लिए कहेंगे। जैसे कि उसका पीठ जो है मतलब उसका पैर जो है वो 6 से 12 इंच ग्राउंड के लेवल से ऊपर हो, जैसे उस तरीके से हम उसे लेटाएंगे जैसे। और पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है विक्टिम को, तो हम उसका जो कपड़े हैं उसे हम ढीला कर सकते हैं, और लूजन द टाइट क्लॉथिंग। देन पेशेंट को अगर मतलब उल्टी हो रहा है तो हम उसका जो सर है उसी मतलब पीठ के बल जो वो लेटा हुआ है उसे मतलब उल्टा लेटा सकते हैं। इसकी वजह से जो उसका जो उल्टी है वो ठीक तरीके से हो पाएगा। एंड नेक्स्ट हम शॉक के दौरान क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और क्या बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है बॉडी, तो इसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन कोलैप्स हो सकता है। तो हम पैर में कुछ सरसों का तेल ये सब मालिश कर सकते हैं, जैसे कि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ये जो चिल्ड्रन के लिए भी जो प्रोसीजर है वो ज़्यादातर सेम ही है जैसे कि एडल्ट में होता है। जो फर्स्ट एड टेक्निक हम लेते हैं वो सब हम चिल्ड्रन में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें इन केस ऑफ चिल्ड्रन। तो इलेक्ट्रिक शॉक तो सभी ने ये झटका इलेक्ट्रिक का सभी ने खाया होगा, और इसके दौरान भी क्या क्या नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान क्या होता है, और इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन कभी कभार जो है वो हमें मतलब बर्न कर देता है, मैं जला देता है कुछ ऑर्गन को, कार्डियक अरेस्ट करा सकता है, और हार्ट फेल्यूर करा सकता है। और अगर वो नर्व को डैमेज कर दिया तो हमारा ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और इलेक्ट्रो
कॉशन, इलेक्ट्रोकॉशन मीन्स यहाँ पे डेथ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। और इलेक्ट्रिक करंट तो आप लोगों को पता है कि दो तरीके का रहता है, एक है एसी एंड दूसरा जो है वो डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट। तो ये अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जब हमें झटका देता है तो ये अल्टरनेटिव करंट जो है वो हमें मतलब उस करंट के साथ हमें चिपका के रखता है, मतलब हम हिल भी नहीं पाते। और जो डीसी करंट जो है वो उसके बाद क्या करता है, हमारे बॉडी को वो फेंक देता है दूर को। हम झटका खाने के बाद कुछ टाइम होने के बाद हमें देखा होगा तुम लोगों ने, जो विक्टिम है वो थोड़ा दूर भी जाके गिरता है कुछ देर बाद। तो ये डीसी कराता है। एसी क्या कराता है, करंट में चिपका देता है, एंड डीसी जो है वो मतलब बॉडी को दूर फेंक देता है। तो इसमें सीवियर इंजरी भी हो सकता है, जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बोन भी टूट सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, हमें मतलब आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आ सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकता है, और हमें झंझनाहट सा फील हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सीवियर मीन सीवियर अटैक आ सकते हैं, और स्किन बॉर्न भी हो सकते हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रिक शॉक का बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है मतलब हमारे बॉडी के ऊपर। हम अगर केयरली और कॉशनली हम उसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हम मतलब यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर कॉशन के साथ, तो हमें बहुत ही हानिकारक हो सकता है, हमारे लाइफ के लिए भी ये डेंजर हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान हम क्या कर सकते हैं और क्या फर्स्ट स्टेप अडॉप्ट कर सकते हैं विक्टिम के लिए। तो हमें पेशेंट का जो ब्रीदिंग है और उसका जो रेस्पॉन्सिव है वो कैसा है, हमें पहले चेक करना चाहिए। अगर उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कार्डियक पल्मोनरी रिसुसिटेशन हमें उसे देना चाहिए। मीन्स कार्डियक पल्मोनरी रिसुसिटेशन मीन्स मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एक हाथ के ऊपर और एक हाथ रख के जो मिडिल चेस्ट में हमें प्रेशर देना है, वो नहीं होता अच्छा टेक्निक। यहाँ पे देख सकते हो एक जो हाथ है और एक जो हैंड है उसके ऊपर और एक हैंड, मतलब एक के हैंड की उंगली के बीच में और एक उंगली को घुसाना है, और एक उंगली को और एक हथेली की उंगली को और एक हथेली की उंगली के साथ फंसाना है, और उसके बाद धीरे धीरे हल्का हल्का हमें मिडिल चेस्ट के मिडिल वाले पार्ट में हमें प्रेशर देना है। और किस रेट में देना है, जैसे कि 4 सेकंड में एक बार प्रेशर देना है। मीन्स 1 मिनट में हमें 15 बार ये रिसुसिटेशन करना है। तो उसके बाद भी अगर पेशेंट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसे माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। लेकिन ये कार्डियक पल्मोनरी रिसुसिटेशन करने से पहले हमें पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि क्राउड जो है वो उस जगह पे भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। हमें क्राउड फ्री प्लेस बनाना है, क्योंकि प्योर एयर जो है और पूरी तरीके से एयर जो है वो पेशेंट को मिल सके। तो पहले क्या करेंगे, जो जिस जगह पे उसका बॉर्न हो गया इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान, तो हम उसे मतलब कूल रनिंग वाटर में हम 20 मिनट तक उस पानी डाल सकते हैं, ठंडा पानी डाल सकते हैं उस बॉर्न में। हमें तुरंत ही हमें उसके ऊपर बॉर्न के ऊपर ऑइंटमेंट और ऑयल्स नहीं लगाना है, क्योंकि और अगर लगाएंगे तो और सीवियरिटी ये बढ़ा सकता है। अगर किसी पर्सन ने और विक्टिम मतलब कुछ की इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान किसी हाइट से गिर गया है तो हमें उसे तुरंत उस जगह से उठा के और किसी जगह पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरीली स्पाइनल इंजरी करा सकता है। अगर चाहिए उसे उस जगह से हटाना है तो कॉशनली और प्रिकॉशनली हम उसे उस जगह से हटा सकते हैं। और पेशेंट के साथ हमें स्मूथली बातें करना चाहिए, कैसा फील हो रहा है उसके, क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, मतलब पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होकर उससे बात करना चाहिए। और हमें काम रहना चाहिए, पैनिक बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, जैसे कि पेशेंट भी पैनिक हो जाए हमारी घबराहट को देख के। और ये तो नेसेसरी स्टेप है, कुछ भी फर्स्ट एड स्टेप कर लें हम, लेकिन एम्बुलेंस और हॉस्पिटल तो एम्बुलेंस डायल करके, एम्बुलेंस का नंबर डायल करके उसे हॉस्पिटल तो पहुंचाना ही है, क्योंकि हम उसी फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम उसे बचा नहीं सकते, इसीलिए उसे हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। तो एम्बुलेंस बुलाना हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मस्ट उस विक्टिम को चाहिए उस फर्दर डैमेज से बचने के लिए।
हम क्या ना करें उस टाइम, फर्स्ट एड के दौरान हम क्या ना करें यहाँ पे देख लेते हैं। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है तो हम उसी तुरंत हमने देखा कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो हमें तुरंत उसे खुले हाथ में हम उसे नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि हमें भी झटका लग सकता है। और आइस जो है हम उसके ऊपर आइस, बटर, ऑइंटमेंट, मेडिकल ऐसी जो इक्विपमेंट है हम उसे नहीं लगाना चाहिए तुरंत। और जो डेड स्किन रहता है, मीन्स जलने के बाद जो मतलब ब्राउन सा, डीप ब्राउन सा और ब्लैक स्किन जो रहता है इंजर्ड पार्ट के में, उसे हम रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्द पैदा कर सकता है और इन्फ्लामेशन भी बढ़ा सकता है। और क्या बोलते हैं, जिस सोर्स से मतलब करंट लगा है उस जो मेन सोर्स है उसे हमें कॉम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें से हम उसे बहुत ज़्यादा झटके लगने से हम उसे बचा सकते हैं। और पेशेंट के जो है वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ी नहीं करना चाहिए उसके साथ, मीन्स इधर ले लो, उधर ले लो, इस रूम में ले आओ, उस रूम में ले आओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पे उसे रख के उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन मैं बार बार बोल चुका हूँ, एम्बुलेंस को और मेडिकल एमरजेंसी और मतलब एम्बुलेंस को बुलाना हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है उसकी जान बचाने के लिए। So in this video, this is all about the first aid treatment of shock, and I think it helps you to provide the first aid technique or first aid knowledge how to handle the victims which are suffered from the shock. And if you found the chances to do the first aid for the any victims, you have to do it. Have a good day. Thank you.